नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में देश की एकता नजर आई और उसके बाद से मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के जो बयान दिया, पूरे देश में गुस्से की लहर है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब इस बात को संज्ञान में लिया और उसके बाद उन्होंने मंत्री से बात की तो मंत्री जी ने माफी भी मांगा, लेकिन जो माफी मांगने का अंदाज था वो अभी आपसे छिपा हुआ नहीं। इसी विषय बात करेंगे हमारे साथ जल के प्रवक्ता अमित विक्रम जी। अमित जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो तस्वीरें सामने आई? देखिए, मध्य प्रदेश के मंत्री जी का जो बयान है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है वो उससे ज्यादा खेदजनक है। सोफिया कुरैशी जी भारत की एक बहादुर बेटी है और एक सम्मानित फौजी है। उनके प्रति जो सम्मान बिहार के और देश के हर एक नागरिक के दिल में है वो अद्वितीय है, क्योंकि जिस बहादुरी से इस कठिन समय में उन्होंने मीडिया का सामना किया, भारतीय सेनाओं का जो ऑपरेशन था, जवाबी हमले जो हो रहे थे, इन सब के बारे में जिस तरीके से उन्होंने, जिस बहादुरी से, जिस साफगोई से उन्होंने पक्ष रखा, पूरी देश दुनिया ने उसकी सराहना की। और ऐसे वक्त पर उनको लेकर के जो टीका टिप्पणी की गई बिल्कुल खेदजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस पर मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि ये जो मध्य प्रदेश के मंत्री जी की टिप्पणी है ये कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तिगत सोच और उनके पार्टी की जो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको परिलक्षित कर रहा है। लेकिन देश की जब बात है कि वहां आप धर्म जोड़िएगा, इसे तो देश नहीं चलेगा। बिल्कुल, वही तो मैं बता रहा हूँ कि उनकी जो राजनीति रही है, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति, वो जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, वही बात उनके दिमाग में दिन रात बैठ गई है। वो देशभक्ति, सेना, देश प्रेम, इन सब के विषय में नहीं बात कर रहे, वो नहीं सोच पा रहे हैं। उनके मन में वही हिंदू मुसलमान की राजनीति है। तभी तो उन्होंने सोफिया कुरैशी जिसे पूरा देश मैं भी, आप भी, सब लोग गर्व महसूस करते हैं। हमारी अगर अपनी बहन होती तो हमारे लिए ज्यादा सम्मानजनक क्या बात होती। और बहन अपनी नहीं भी है फिर भी हम लोग उनको बहन के समान इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। सब पूरे देश का हर एक नागरिक दे रहा है। लेकिन ये धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति में अंधे हो चुके लोग उनके विषय में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। अमित जी, जिस प्रकार की तस्वीरें थी आपने देखा जब सोफिया कुरैशी जिस बहादुरी से सामने आई, देश का नाम ऊंचा किया उन्होंने, और मंत्री जी का बयान ऐसा, अगर कोई नॉर्मल आदमी का बयान आता वो भी काफी खेदजनक था, लेकिन जब मंत्री जी का बयान ऐसा है तो क्या अब देश की सुरक्षा जाति देख करके, धर्म देख करके किया जाएगा? देखिए, देश की सुरक्षा न तो कभी जाति और धर्म देखकर की गई है, न कभी की जाएगी। सोफिया कुरैशी जी का चयन अगर हुआ उस कठिन परिस्थितियों में पूरे देश दुनिया की मीडिया का सामना करने के लिए, तो उनकी जाति और धर्म देखकर नहीं किया गया। उनमें काबिलियत थी, उनकी काबिलियत और उनकी बहादुरी देखकर के किया गया। उनका जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान था उस विषय बिंदु पर, इस वजह से उनका चयन किया। और इसको लेकर के जिस तरह की टिप्पणी मंत्री जी ने की है, मैं तो कह रहा हूं कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना। यही हम जानना चाह रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कहता है, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहता है, किसी देश के बड़े पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसके बारे में अगर कहता है और बाद में जब बवाल हो तो आप माफी मांग लीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, राजनेताओं पर टीका टिप्पणियां हो सकती हैं, होती हैं, उसमें माफी मांग ले, मानहानि के मुकदमे होते हैं। लेकिन सेना और सेना के उतने सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति पर अगर कोई टीका टिप्पणी करता है किसी धार्मिक दृष्टिकोण से या व्यक्तिगत दुर्भावना से, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना। किसी भी तरह की टिप्पणी सेना पर अगर कोई करता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मंत्री हो कि आम जनता हो, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जो विक्रम मिश्री थे, विदेश सचिव थे, उनकी भी सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोलिंग की गई। जिन लोगों ने किया है उन पर देशद्रोह का मुकदमा। बिल्कुल, देश के सेना और देश के मतलब रक्षा सेवा से जुड़े जो लोग हैं उन पर किसी तरह की नकारात्मक टिप्पणी की जाती है, उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर आक्षेप किया जाते हैं, उनके जाति धर्म को लेकर टिप्पणी की जाती है, जो सीधा देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए उन पर। और ये भाजपा जो स्वयं को अपने आप को राष्ट्रवादी और फलाना ढिमकाना पार्टी अपनी बताती है, उसको तो सबसे पहले त्वरित कार्रवाई। जो माफी क्या मंगवा रहे हैं, वो माफी योग्य बयान है क्या, और माफी मांग किस लहजे में? मंत्री जी को सीधे बर्खास्त करना चाहिए, मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए, पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, ताकि आम जनता को भी यह संदेश जाए, बिल्कुल संदेश जाए। और इसी कार्यक्रम का जब ये युद्ध की स्थिति बन रही थी उस दौरान देश के कई नागरिकों को इस बात के लिए हिरासत में लिया गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ गलत टिप्पणियां की थी। तो फिर इस मंत्री को ऐसे छूट कैसे दी जा सकती है? वो देश के सम्मानित
रक्षा सैनिक पर, रक्षा सेवा में अपनी सेवा दे रही महिला पर इस तरह की ओछी टिप्पणी करे, ये कतई बर्दाश्त बीजेपी एक मिसाल पेश करे, अपने मंत्री पर कार्रवाई करे। बीजेपी मिसाल पेश करे, वो तो मिसाल पेश तब करते जब कुछ अच्छा करते। बीजेपी अपनी इज्जत बचाए, उन पर कार्रवाई करे। नहीं मतलब इस प्रकार की कार्रवाई करके एक लोगों को संदेश जाएगा कि यदि आप देश के बारे में बोलते हैं तो आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठे हो, आप पर कार्रवाई हो। बिल्कुल, भाजपा उनको हटाए, मंत्री पद से हटाए, उनको पार्टी से बर्खास्त करे और कानून प्रशासन, मध्य प्रदेश प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं है भाजपा कि वहां सरकार जरूर है लेकिन प्रशासन किसी पार्टी की नहीं होती है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, उन पर मुकदमा दर्ज हो। चलिए एक आखिरी सवाल है अमित जी, जिस प्रकार से प्रशांत जी पूरे बिहार में घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर की लोकप्रियता से इनकार नहीं किया जा सकता। हमने लगातार कहा कि आने वाले समय में बिना प्रशांत किशोर के बिहार की राजनीति नहीं होगी, लेकिन एक और सवाल उठता है, बीजेपी की बी टीम तो अलग बात है, सेकंड केजरीवाल प्रशांत जी, जिस प्रकार से आप लोगों ने अभी 2 दिनों पहले घोषणा किया, इसके पहले भी किया, शिक्षा को सिर्फ लेकर के आज हम बात करते हैं कि आपने कहा है कि सभी जगह नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर विद्यालय बने। क्या यह जनता को मूर्ख बनाने वाली बात नहीं है? कैसे संभव है कि कुछ दिनों में पूरे बिहार में नेतरहाट की तर्ज पर आप लोग शिक्षा दे पाए? देखिए, हमारी पार्टी ने कभी नहीं कहा कुछ दिनों में ये संभव नहीं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक लंबा समय लगेगा और इसके लिए हमने 5 साल में भी, जो प्रशांत जी का स्टेटमेंट गौर से सुनेंगे तो उन्होंने कहा 5 साल में भी हम पूरी तरह से नहीं बदल पाएंगे 5 साल में, लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे और उसको कुछ ना कुछ बेहतर एग्जाम्पल्स क्रिएट करेंगे। जैसे एक बात है कि हर प्रखंड में 5 नेतरहाट मॉडल स्कूल बनने चाहिए, लेकिन हर प्रखंड में 5 नेतरहाट मॉडल स्कूल बनाने के लिए एक बड़ा बजट चाहिए। उतना फाइनेंशियल बजट हमारा बिहार का है नहीं कि अचानक से 1 साल में हम उतना बजट खर्च कर सकें, तो उसको पर ईयर एक सर्टेन बजट एलोकेट किया जाएगा जिसके आधार पर उस तरह की बुनियादी सुविधाओं से युक्त विद्यालय बनेंगे। मतलब कितना समय लग जाएगा? बिल्कुल 5 साल का समय हम बता रहे हैं कि 5 साल में हम हर प्रखंड में 5 विद्यालय बना पाएंगे ऐसे, और बेहतर अगर हम हर पंचायत की बात करेंगे और ज्यादा समय लगेगा। तो माना जाए ना कि पूरे बिहार में बनने में 20 साल से कम नहीं लगेगा? बिल्कुल लग सकता है, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं करनी होगी। आज के आप प्राथमिक विद्यालय के जाइए, अधिकांश प्राथमिक विद्यालय 2 कमरे में चलते हैं। एक ही कमरे में बैठ करके 3री 4थी 5वीं कक्षा के छात्र पढ़ते हैं और एक कमरे में 1ली 2री के छात्र पढ़ते हैं। तो मल्टीपल क्लासरूम टीचिंग मॉडल जो है वो पूरी देश दुनिया में कहीं सक्सेसफुल नहीं जी। एक क्लासरूम में केवल एक क्लास के बच्चे बैठने चाहिए, तभी तो शिक्षक उनको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। हमने यह तस्वीरें दिखाई है कि 7-8 क्लास के बच्चे एक ही रूम में और उसमें एक ही रूम में पढ़ रहे हैं। तो ये मल्टीपल क्लासरूम टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो बिल्कुल फेलियर है। इस वजह से बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कराह रही है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल यह था कि जिस प्रकार से आप लोगों ने कहा है कि शराबबंदी कानून को प्रशांत जी की सरकार बनेगी, जनसुराज की सरकार बनेगी और पहली कलम से पहला आदेश रहेगा कि शराबबंदी खत्म हो जाएगा क्योंकि शराबबंदी फेल है जी। तो शिक्षा के मामला में कुछ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना ज्यादा बजट है, क्यों नहीं जो विद्यालय है उसको हम नेतरहाट की तरफ से बनाएं? देखिए, जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है। जो वर्तमान सिस्टम है कि टेकिंग द स्कूल्स टू द चिल्ड्रन, ये मॉडल फेल हो चुका है। आपने हर गली हर टोले में विद्यालय खोल करके देख लिया। राइट टू एजुकेशन लागू हुए इस देश में 20 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उसको समग्र शिक्षा अभियान को आप शुरू से देखें, राइट टू एजुकेशन को मिला लें तो 2003 से ये सब चल रहा है, लेकिन इसको सही से आज तक इम्प्लीमेंट किया नहीं जा सकता क्योंकि इस पूरे सिस्टम में जो मॉडल है एजुकेशन का उसमें फेलियर है। अगर आप हर टोले में स्कूल बना रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत कठिन है, लेकिन अगर पंचायत लेवल पर या कह लीजिए जो अभी हम लोग इनिशियली करना चाह रहे हैं कि प्रखंड लेवल में 5 ऐसे एग्जाम्पल मॉडल स्कूल्स बना दिए जाएं तो उन 5 स्कूलों का निरीक्षण आसान है। अब रह गई बात कि उन स्कूल में बच्चे कैसे आएंगे, तो जैसे सीबीएसई स्कूल्स में बच्चे बस में, टेम्पो में, आपने कहा कि हम व्यवस्था करेंगे, तो we will bring children to the schools rather than taking schools to the children, we will take children to the schools। इस मॉडल पर हम काम करेंगे और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस हम बना रहे हैं। हम जो बनाने की बात कर रहे हैं वहाँ क्लास 1 से लेकर के 12th तक की एक जगह पर पढ़ाई होगी। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा जहाँ पर 2 से 2,500 बच्चे पढ़ सके। और जब आपने एक बात बोला कि त्वरित तौर पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि अचानक लंबा समय, अगर 20 साल की बात होगी तो आज जो बच्चा जन्म लेगा उसका तो समय निकल जाएगा। बिल्कुल, मैं इस पे भी आ रहा हूँ। इस पर भी त्वरित तौर पर हमारी पार्टी ने यह घोषणा की है
कि जब तक ये व्यवस्था सुधर नहीं जाती, पूरी तरह से नहीं बना, क्योंकि हमने कहा ना कि एक साल में हो सकता है हर प्रखंड में एक ही स्कूल, जब तक आप लोग प्राइवेट स्कूल में करेंगे और सारा खर्च आप देंगे, जन सुराज देंगे, जन सुराज नहीं देगी, सरकार देगी। सरकार जन सुराज की जब सरकार बनेगी तब की मैं बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जब चरवाहा विद्यालय हुआ करता था लालू जी के राज में, किसी भी स्कूल में भवन नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कम से कम सभी स्कूलों में अच्छा भवन बना दिया। बच्चे को आप जबरदस्ती ला नहीं सकते। साइकिल योजना से बहुत बच्चियां जो है वो घर में थी जा रही हैं, तो वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस योजना को गलत कैसे कहा जा सकता है? देखिए, किसी भी क्षेत्र में इंप्रूवमेंट, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जो इंप्रूवमेंट होता है, दो पैरामीटर्स को होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। नीतीश जी के राज में जो इंप्रूवमेंट्स हुए क्वांटिटेटिव हुए, संख्यात्मक सुधार हुआ। आप देखेंगे कि यहाँ पर एनरोलमेंट बढ़ गया है, बच्चे स्कूल में ज्यादा नामांकित हो रहे हैं, ज्यादा बच्चे पास कर रहे हैं, रिजल्ट का जो परसेंटेज है 10th 12th में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हुआ है। हम जो लाना चाह रहे हैं वो है क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, यानी गुणात्मक सुधार। संख्यात्मक सुधार के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो नीतीश जी ने जरूर अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब इस मुद्दे पर जन सुराज मान रही है कि नीतीश कुमार? मैं देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, संख्यात्मक, लेकिन शिक्षा का मूल उद्देश्य संख्यात्मक सुधार नहीं है। नहीं, लेकिन संख्यात्मक किया। मैं तो कह रहा हूं, जो सत्य है उसे स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं कि संख्यात्मक सुधार किया, लेकिन सिर्फ बच्चे मैट्रिक पास कर रहे हैं उससे नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब बच्चों के पास ज्ञान ही नहीं है, 70-80% आज जो बच्चा ला रहा है, आज से 30 वर्ष पहले जो बच्चे या हमारे आपके एज ग्रुप में जो लोग 55% ला रहे थे, 50% ला रहे थे, उनकी योग्यता और आज 80% लाने की योग्यता देखिए, आप वो फर्क महसूस करेंगे। तो संख्यात्मक सुधार शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि गुणात्मक सुधार। तो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट में हम बिलीव करते हैं। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लाने के लिए इस पूरे सिस्टम को हम फेलियर बता रहे हैं कि जो वर्तमान में हर टोले टोले में छोटे छोटे 2-2 कमरे के स्कूल बने हुए हैं, ये सिस्टम फेल हो चुका है। अगर हमें बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है, हमें स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाने पड़ेंगे, जो नेतरहाट मॉडल की बात हो रही है, उस तरह के रेजिडेंशियल स्कूल्स हों या स्कूल कॉम्प्लेक्सेस हों, उसको हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि करंट सिस्टम हमने देख लिया, फेलियर लंबा समय में देख लिया, 2 दशक हमने देख लिया, वो फेल कर चुका है। और हाँ, जब तक समय लगेगा, अगर 5 साल का समय लगा, तब तक प्राइवेट स्कूल का हमने ऑप्शन। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जन सुराज प्रशांत किशोर की जो रणनीति है, उनकी जो सोच है, हमने लगातार कहा है कि बिहार के विकास में प्रशांत किशोर एक मील का पत्थर साबित होंगे। आगे आने वाली कोई भी सरकार बिना प्रशांत किशोर के, बिना जन सुराज के कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और मध्य प्रदेश के जो मंत्री जी का जो बयान आया है, उस पर सीधे सीधे जन सुराज के प्रवक्ता साहब का कहना है कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। ऐसे बयान देने वाले मंत्रियों को न सिर्फ बीजेपी अपने पार्टी से निकाले, बल्कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा है। तमाम मुद्दों पर क्या कुछ होगा, देखना काबू मत बनो। फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़।